आप देखिएगा एसएचएम वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 3 है। अब एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रहा हूँ। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल विराम से चलना शुरू होता है अंडर एन एसिलेशन के स्क्वायर एक्स, और उसका जो त्वरण है वो के स्क्वायर एक्स है। एसिलेशन की जो वैल्यू है वो के स्क्वायर एक्स दे रखी है, डायरेक्टेड टुवार्ड्स ए फिक्स पॉइंट, जो एक स्थिर बिंदु की ओर है। जो त्वरण दे रखा है वो स्थिर बिंदु की ओर है। आपको कल की लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि जो एसएचएम होता है वो हमेशा एक स्थिर बिंदु की ओर होता है, जिसके लिए आप नेगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि आपकी जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है, एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स। आप यहाँ से ये ले सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स। इस तरह से आपको एसिलेशन मिल जाता है ये, और ये माइनस लगा हुआ है और त्वरण विस्थापन के समानुपाती है। तो ये एसएचएम की शर्त होती है, जब तक माइनस नहीं लगेगा तब तक आप एसएचएम नहीं कर सकते। फिर वो आगे कहता है एंड आफ्टर टाइम टी। अब एक पार्टिकल जो है वो विराम से चलना शुरू होता है, फिर वो कहता है एंड आफ्टर टाइम टी, समय टी के बाद अनदर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन, एक दूसरा पार्टिकल समय टी के बाद चलना शुरू होता है उसी पोजीशन से अंडर द सेम एसिलेशन, उसी एसिलेशन के साथ। यानी कि एक पार्टिकल जो है उसने तो रेस्ट से चलना शुरू करा था, उसके टी समय के बाद एक दूसरा पार्टिकल उसी स्थिति से उसी कंडीशंस में चलना शुरू करता है। फिर वो आगे आता है शो दैट द पार्टिकल विल कोलाइड, वो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे एट टाइम पाई अपॉन के प्लस टी बाई टू। यानी कि जब समय पाई बाई टू, पाई अपॉन के प्लस टी बाई टू गुजर चुका होगा आफ्टर द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के चलने के बाद, तो दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इसका मतलब है दो टक्कर दोनों पार्टिकल में तभी होगी जब दोनों पार्टिकल एक ही पोजीशन पर होने चाहिए। और साथ में दे रखा है प्रोवाइडेड टी लेस देन 2 पाई अपॉन के। जो आपके एसएचएम है वो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर अपॉन एक्स है, लेकिन आपको d2x अपॉन dt स्क्वायर एसिलेशन का फार्मूला माइनस का म्यू एक्स बताया गया था, तो म्यू की वैल्यू के स्क्वायर हो जाएगी, और जब आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो 2 पाई अपॉन के आएगा। अब उसने जो कंडीशन दे रखी है वो दूसरे पार्टिकल के चलने का जो समय दे रखा है वो t 2 पाई अपॉन के से छोटा दे रखा है। तो इसका मतलब है कि दूसरा पार्टिकल जो है वो जब चलना शुरू करेगा तो पहले पार्टिकल ने अपना पहला एक दोलन पूरा नहीं किया होगा, यानी कि दूसरे पार्टिकल को उसी पोजीशन से उसी कंडीशन से आपको तब चलाना शुरू करना है जबकि शर्त यह है कि पहले पार्टिकल ने अपना दोलन पूरा न किया हो। अब इसके देखिएगा, आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब यहाँ पर d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू आपका माइनस का के स्क्वायर एक्स है। चूंकि हमारा जो फार्मूला था वो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स था, देन म्यू इक्वल टू हो जाता है के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इक्वल टू 2 पाई अपॉन के। आपका टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अपॉन के आ चुका है। अब उसने दिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब बुक में जो सबसे लास्ट में कंडीशन लिखी हुई है वो है t लेस देन 2 पाई अपॉन के, t लेस देन अपॉन 2 पाई अपॉन के है, तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं t लेस देन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। जो स्मॉल t है यानी कि दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल के चलने की कितनी देर बाद शुरू हुआ था, वो जो है आपके पहले पीरियड के पहले पार्टिकल के आवर्तकाल से कम होना चाहिए, अर्थात पहला पार्टिकल पूरा चक्कर ना लगा दे उससे पहले ही दूसरा पार्टिकल चलना शुरू होना चाहिए। अब ऐसा मान लेते हैं कि समय जो है वो t डैश टाइम के बाद जो है वो टक्कर हो जाती है। अब हम ऐसे ले लेते हैं, लेट द टू पार्टिकल कोलाइड आफ्टर टाइम t dash of the start of second particle। अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने ये माना है कि दूसरे पार्टिकल के चलने के t डैश समय पश्चात दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा आपका पहला पार्टिकल के बाद जो दूसरा पार्टिकल चला था वो स्मॉल t समय बाद चला था।
और दूसरे पार्टिकल के टी डैश समय चलने के पश्चात टक्कर हो जाती है। यानी कि जब तक टक्कर हो जाती है तो पहले पार्टिकल जो दूरी तय करेगा उसके लिए समय ले चुका होगा टी प्लस टी डैश, और जबकि दूसरा पार्टिकल जो दूरी तय करेगा टकराने तक उसके लिए समय लिया जा चुका होगा टी डैश। और दोनों में टक्कर तभी संभव है जब दोनों एक ही पोजीशन पर होने चाहिए। तो मैं दोनों एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेकर के अपना टाइम डाल देता हूँ और दोनों को इक्वल लिख देता हूँ। बिफोर collision, comma, first particle move up to time t plus t dash before collision, यानी कि जब तक टक्कर होती है तब तक आपका जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल है वो अप टू टाइम t प्लस t डैश चल चुका है। अब यहाँ से कंडीशन लिखा लेते हैं। If the particle collide, then अब कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल इन टाइम टी डैश प्लस टी is equal to distance moved by second particle in time t dash। दोनों का टाइम आपके सामने है। यूज x is equal to a cos under root mu t, ये हमारा फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का, लेकिन यहाँ पर देखिएगा mu की वैल्यू k स्क्वायर है तो ये हो जाता है a cos k t। इस कंडीशन को यहाँ पर डिस्टेंस में यूज कर दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम देखिएगा t डैश प्लस t है तो ये हो जाता है a cos k t डैश प्लस t इज इक्वल टू a cos k t डैश। अब ऐसे a कैंसिल कर दीजिएगा तो ये हो जाता है cos k t डैश प्लस t इज इक्वल टू cos k t डैश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप cos हटा देंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप cos हटा देते हैं डायरेक्ट ही, अब cos अगर आप डायरेक्ट हटा देते हैं तो देखिएगा यहाँ से kt से kt कट जाएगा, kt डैश से kt डैश कट जाएगा और स्मॉल t बराबर 0 सिद्ध हो जाएगा। यानी कि दूसरा पार्टिकल था ही नहीं, जबकि किताब वाला कह रहा है कि दूसरा पार्टिकल है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है cos 2 पाई माइनस थीटा, ये यूज करिएगा तो यहाँ हो जाएगा k t डैश प्लस t इक्वल टू 2 पाई माइनस k t डैश। k t डैश इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है 2k t डैश इक्वल टू 2 पाई माइनस k t हो जाता है। तो t डैश इक्वल टू आ जाता है पाई अपॉन k और माइनस का हो जाता है t बाई 2। अब ये टाइम आ चुका है हमारे पास, ये टाइम आ चुका है, लेकिन ये टाइम टी डैश आया है। टी डैश माना गया था कि दूसरे पार्टिकल के टी डैश समय के पश्चात टक्कर हो जाती है, लेकिन रिक्वायर्ड टाइम में प्लस है तो यानी कि हमसे जो टाइम पूछा है वो पहले पार्टिकल के बाद का पूछा है। टाइम टेकन बाय फर्स्ट पार्टिकल अप टू कॉलिजन इज इक्वल टू टी प्लस टी डैश। तो t प्लस पाई अपॉन के माइनस टी बाई 2, तो ये हो जाता है पाई अपॉन के प्लस टी बाई 2। इस तरह से आपका टाइम आ जाता है और ये आपकी वैल्यू जो है वो प्रूव हो जाती है। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप कट कर दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। 8 क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल ऑफ बुक। इसे भी जब एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पर इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअल में फिजिक्स का क्वेश्चन है। 11वीं क्लास में जो बच्चों को फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, जिसमें सुरंग में गेंद फेंकी जाती है और वो गेंद ऑक्सीलेट हो रही होती है और उसका टाइम पीरियड निकालना होता है। अब हम एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने चलते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है
show that the particle exiting SHM requires 1/6 of its period to move from the position of maximum displacement to one in which the displacement is half the amplitude. हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब हुआ, इस एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि सिद्ध कीजिएगा एक पार्टिकल जो सरल आवर्त गति कर रहा है रिक्वायर 1/6 ऑफ ए टाइम पीरियड, वो अपने टाइम पीरियड का 1/6 समय लेता है टू मूव फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन की स्थिति से, टू वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, जबकि विस्थापन जो है वो आयाम का आधा हो जाता है। तो यानी कि एक पार्टिकल एसएचएम करता हुआ चल रहा है, और जब पार्टिकल एसएचएम करता हुआ चल रहा है तो जब एक स्थिति वो देखेगा जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है, यानी कि बिल्कुल किनारे से चल रहा है, यानी कि आयाम से वो चलना शुरू करता है, और आपको सिद्ध करना है जब वो आयाम की आधी दूरी तय कर लेता है तो उस समय जो समय लगता है वो टाइम पीरियड का 1/6 होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, टाइम निकालना है। तो आपका जो पार्टिकल चलेगा वो x=a से चलेगा, और वो वहाँ तक आना है जहाँ तक विस्थापन आयाम का आधा हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू जब a/2 हो जाती है। तो आपका dx/dt वाली जो वैल्यू थी वेलोसिटी वाली, वो उठा लेते हैं और उसमें सीधे सीधे उठा करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब देखिएगा यह वेलोसिटी इन SHM इज गिवन बाय dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू a² माइनस x² है, dx/dt इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट a² माइनस x² है। ये पहले आर्टिकल में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब आप dx/dt लेंगे तो माइनस जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो t जो है लगातार बढ़ता चला जाता है, परंतु x जो है वो लगातार घटता चला जाता है, तो इस वजह से आपको माइनस लेना जरूरी है। अब ये ले लेते हैं dt इक्वल टू माइनस 1/√μ हो जाएगा dx/√a² माइनस का x² हो जाता है यहाँ से, द रिक्वायर्ड टाइम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिट डाल दीजिएगा, रिक्वायर्ड टाइम t इक्वल टू माइनस 1/√μ dx/√a² माइनस x²। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से चला है तो लिमिट a से शुरू हो जाएगी और वहां तक जाना है जहां तक आयाम का आधा हो जाएगा a/2। तो ये हो जाता है 1/√μ हो जाता है cos इनवर्स x/a हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी a से a/2। तो ये हो जाता है 1/√μ cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा माइनस cos इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 1/√μ cos इनवर्स की वैल्यू हाफ है, ये वैल्यू हो गई आपकी 60 डिग्री की, तो π/3 cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा π/3 √μ। अब आप इसे ऐसे कर लीजिएगा 1/6 और यहाँ कर लीजिएगा 2π/√μ इक्वल टू, ये हो जाएगा t/6 ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, चूंकि t इक्वल टू है 2π/√μ। और इस प्रकार से आपसे सिद्ध हो जाता है कि जो उसे टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड का जो है 1/6 समय लगता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 से आप सीखेंगे कि जो फिजिक्स वाले SHM करते हैं वो एक ही पैटर्न पर करते हैं, लेकिन हम मैथ वाले जो है वो अलग अलग पैटर्न पर भी SHM कर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स वालों में और मैथ वालों में थोड़ा सा फर्क होता है। फिजिक्स वाले जो SHM करते हैं उसके लिए वो हमेशा मूल बिंदु बीच में लेते हैं, यानी कि जितना लेफ्ट होता है उतना ही राइट होता है। लेकिन हम मैथ वाले बीच वाली मीन पोजीशन को बाहर, मीन पोजीशन तो खैर बीच में ही होती है, लेकिन हम ओरिजिन को बाहर भी डाल सकते हैं। अभी आप इस एग्जाम्पल से आप सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में द स्पीड v ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द x इज गिवन बाय द रिलेशन। ये देखिएगा वेलोसिटी दे रखी है v² इक्वल टू n² 8ax माइनस x² माइनस 12a²। ये वेलोसिटी दे रखी है। प्रूव करना है, प्रूव दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा विद एम्पलीट्यूड 2a, और जिसका आयाम जो होगा वो 2a होगा, एंड द टाइम टेकन फ्रॉम x इज इक्वल टू 4a टू x इज इक्वल टू 6a इज π/2n।
और फिर x इजिकल टू 4a से x इजिकल टू 6a तक का जो टाइम होगा वो पाई अपॉन 2n होगा। व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम, और साथ में पूछा है पीरियोडिक टाइम क्या होगा। वी स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी है, आप ऐसे हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप एसिलेशन की तैयारी कीजिएगा। मैं इसका एक्स में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2b dv अपॉन dx हो जाएगा n स्क्वायर, ये 8a हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है b dv अपॉन dx इजिकल टू n स्क्वायर 4a माइनस का x। यहाँ से x माइनस का x आप बाहर ले लीजिएगा और एसिलेशन का दूसरा फार्मूला लिख दीजिएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस n स्क्वायर x माइनस 4a। लेकिन देखिएगा जब सरल आवर्त गति यानी कि SHM पढ़ाया जाता है तो ये कहा जाता है डेफिनेशन पे कि त्वरण जो है विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा x माइनस क्या है 4a है। आप वेरिएबल चेंज करिएगा, लेट x माइनस 4a इजिकल टू y ले लीजिएगा, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू बन जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि 4a जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन हो जाती है d2y अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस n स्क्वायर y। देखिएगा y की टर्म्स में जो है SHM आपकी आ चुकी है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, which is differential equation of SHM. So the motion of particle is SHM। आप देखिएगा यहाँ पर मैं एक चीज आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अब ये तो सिद्ध हो गया है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो SHM है। अब टाइम पीरियड ले लेते हैं यहाँ पर। आप चूंकि कंपेयर देख लीजिएगा, म्यू की वैल्यू आपके पास n स्क्वायर, आप ये ध्यान रखेंगे SHM करते समय डिस्प्लेसमेंट के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो म्यू से रिप्रेजेंट होगा। म्यू इक्वल टू n स्क्वायर है, तो आपका पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू है, तो पीरियड हो जाता है 2 पाई अपॉन n। तो एक ये वैल्यू प्रूव्ड हो गई है, एक ये वैल्यू प्रूव्ड हो गई है, सही है ना। अब दो वैल्यू अभी और बची हुई है, उनके लिए देखेगा, आगे चलते हैं। अब देखिएगा मैं एम्पलीट्यूड कैसे निकालता हूँ। जब मेरा पार्टिकल SHM करता है तो पार्टिकल एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक चलता है। यहाँ पार्टिकल विराम में होता है, लगातार उसका वेग बढ़ता चला जाता है। जब वो मीन पोजीशन के दाईं तरफ दूसरी तरफ जाना शुरू करता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती चली जाती है और दूसरे सिरे पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यानी कि जो SHM होती है वो उन दो बिंदुओं के बीच होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा दोबारा से, जो SHM होती है वो उन दो बिंदुओं के बीच होती है जहाँ पर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। अब वेलोसिटी का फार्मूला सबसे पहली लाइन में इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया था। जब आप वेलोसिटी को 0 रखेंगे तो जिस जगह आपकी SHM हो रही है उसके दोनों एंड पॉइंट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब अगला रिजल्ट यहाँ से ले लेते हैं। और v इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1, 8ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 6ax माइनस 2ax प्लस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है 1x माइनस 2a हो जाएगा 1x माइनस 6a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2a, 6a। अब यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिला। जब आपने वेलोसिटी 0 मिली, जब आपको वेलोसिटी 0 मिली तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिले वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 से मिले। अब देखिएगा इसका मतलब किस तरह से बैठता है, ये मैं डायग्राम की सहायता से समझा रहा हूँ। ये देखिएगा आपका यहाँ ओरिजिन है और यहाँ आपकी ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, मान लीजिएगा पॉइंट A है, यहाँ पर आपका x इक्वल टू 6 है, ये पॉइंट B है। तो दो जगह डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी जो आपको 0 मिली है वो दो बिंदुओं पर मिली है। एक बिंदु आपका A है और एक बिंदु आपका B है, तो इन दो बिंदुओं पर वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे
तो ये 2a हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो 6b हो जाएगी। अब इसके बिल्कुल बीच में आ जाइएगा, मान लीजिएगा पॉइंट है C। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिजिक्स वाले C के उधर उधर गति करते हैं, पार्टिकल भी C के उधर उधर गति कर रहा होगा, पार्टिकल A और B के बीच में लगातार SHM कर रहा होगा। लेकिन हम में फिजिक्स वालों में फ़र्क है, फिजिक्स वाले जब भी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट या C से नापेंगे, लेकिन देखिएगा हमारा ओरिजिन बाहर है। ये यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो C है ये मीन पोजीशन कहलाती है, और जो इस स्थिति में O है वो कहलाता है सेंटर ऑफ फोर्स। यह देखिएगा दोनों बातों में फर्क है। जो मेरा बल है वो सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर है, तो वो O की तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे लिए ओरिजिन का काम करेगा। तो यानी कि इसे मैं छोड़ देता हूँ, तो मीन पोजीशन C है। तो यानी कि जो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपकी SHM हो रही है वो SHM इन दोनों पॉइंट के बीच में हो रही है, A और B के बीच में। पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में पार्टिकल SHM कर रहा है। C is mean position of particle। जो पार्टिकल के सामने स्थिति है मीन पोजीशन है, वो बिंदु C से जो है वो प्रदर्शित हो रही है यहाँ पर। अब एम्पलीट्यूड लेते हैं मीन पोजीशन के। अब मीन पोजीशन बिल्कुल बीच में होती है, जितना एक तरफ जा रहे हैं या जितना दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये जो दूरी होती है ये हमारी एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये 2 है, ये 6 है, ये 4a हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी 2a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी 2a हो जाएगा। ये आपका SHM का एम्पलीट्यूड आ गया है। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इक्वल टू CA इक्वल टू CB इक्वल टू 2a। एक उत्तर आपका ये प्राप्त हो गया है। और दूसरा आपने इससे टाइम पूछा है, उसने x इक्वल टू 4a से x इक्वल टू 6a तक आने का, x इक्वल टू 4a से x इक्वल टू 6 से आने तक का टाइम पूछा है। अब देखिएगा यहाँ पर x इक्वल टू 2a है, x इक्वल टू 6 है, तो बीच में यहाँ पर C पर x इक्वल टू 4a होगा। द रिक्वायर्ड टाइम, या ऐसे लिख दीजिएगा, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 4a, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा पॉइंट C टू x इक्वल टू 6a, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा पॉइंट B। अब देखिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग आप मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहे हैं। ये देखिएगा 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। जब आप मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हैं तो वो जो समय होता है वो पीरियड का 1/4 होता है, और पीरियड आपका 2π/k आ ही चुका था। तो आपका रिजल्ट बनेगा पीरियड अपॉन 4, तो 1/4 पीरियड 2π/k आएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा π/2a। इतना टाइम जो है पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में लग रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 सिंपल है, होमवर्क है, वो आपका बुक में हो ही रखा है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, इसे आप एग्जाम्पल से आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो भी सिंपल है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मैंने बुक में कराया था, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 डू एज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो 3 पॉइंट लिए गए थे वो x1, x2, x3 लिए गए थे। इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो 1, 5, 5 है, तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। x1 जो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था, उसमें x1, x2, x3 की जगह 1, 5, 5 आपको डाल देना है, और रिजल्ट ऐसा का ऐसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप रिपीट समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 भी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 8 फिजिक्स वालों का बोधात्मक है, ये फिजिक्स की किताब में 2 नंबर का सवाल है जो यहाँ पर न्यूमेरिकल बना हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आप कर सकते हैं।
तो आज जो आप एग्जाम्पल नंबर 8 तक निपटा लीजिएगा और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपके 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल जो है आप इसमें के आगे के एग्जाम्पल जरा थोड़े से एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लेंगे, तो आगे के सारे एग्जाम्पल मुझे सारे के सारे फुल्ली एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल एक्सप्लेन हो जाएंगे, जिसके लिए 2 वीडियो जो है यूज़ होंगे।